अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ एवं उत्पादन के लिए पॉली हाउस में खीरा की खेती। आगामी समय में अधिक फलन हेतु आम के बाग का प्रबंधन। किसान भाइयों, खीरे का प्रयोग सलाद के रूप में अधिक होता है, इसीलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है और इसीलिए प्रदेश के बहुत से किसान पॉली हाउस में इसकी खेती भी करते हैं। तो जो किसान इस समय पॉली हाउस में खीरे की खेती करना चाहते हैं, वो अधिक उत्पादन के लिए खीरे की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और पॉली हाउस में इसकी खेती करते वक्त किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सबौर, जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर कुमार। भाइयों, आज हम बात करेंगे बीज रहित खीरे की खेती के बारे में। क्या तकनीक है जिससे कि हम पॉली हाउस में बीज रहित खीरे की खेती कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज रहित खीरे में कौन कौन सी वेराइटी है। तो आप इसके अंदर हिल्टन लगा सकते हैं, कुक 9 लगा सकते हैं, मिनी एंजल लगा सकते हैं, RS 03602833 लगा सकते हैं। इसके बाद इन्फिनिटी लगा सकते हैं, जो कि ये पार्थेनोकार्पिक और बीज रहित वेराइटीज़ हैं। बीज खरीदने के बाद सबसे पहले हम दूसरी खेत की तैयारी से पहले पॉली हाउस के अंदर ही सीडलिंग पौध तैयार करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रो ट्रे के अंदर 50-50% कंपोस्ट एंड कोकोपीट दोनों को आधा आधी मात्रा में मिलाकर प्रो ट्रे को भर लेते हैं। प्रो ट्रे भरने के बाद हम उसके अंदर बीज बुआई कर देते हैं। प्रत्येक खाने के अंदर, यानी कि वो कप जो साइज होता है 1 से 1.5 इंच, उसके अंदर प्रत्येक में एक बीज लगाते हैं। उसके बाद 3-4 दिन में जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। सर्दी के दिनों में पौध तैयार करते हैं तो 25 से 30 दिन के अंदर आपको पौध तैयार मिल जाती है। जब तक आपका पौध तैयार होता है तो इस बीच आपको फील्ड की तैयारी करनी है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में खीरे की फसल अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि तैयार पौधों की रुपाई सही दूरी पर की जाए। तो कितनी दूरी पर पौधों की रुपाई करना है, आइए जानते हैं। तो फील्ड की तैयारी के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बेड तैयार करने की। तो अगर हम प्लोइंग करने के बाद भूमि सुधार यानी भूमि का उपचार करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। यानी कि 1 लीटर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो उसमें 10 लीटर पानी की मात्रा मिलाते हैं। उसके बाद जो बेड आपने तैयार कर रखी है उसके अंदर उसका स्प्रे करते हैं। आपको पॉलीथीन से उसको कवर कर देना होता है। कवर करने के बाद उसको 8 से 10 दिन तक कवर रखेंगे। उसके बाद उसको ओपन करते हैं और 8 से 10 दिन तक फिर वापस जब तक आपकी पौध तैयार रहती है उसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के तुरंत बाद आपको फ्रेश पानी यानी जो शुद्ध जल है उससे वापस से एक बार बेड को स्प्रे कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो रेजिडुअल इफेक्ट बचा हुआ है वो खत्म हो जाए। तो बुआई करने से पहले आपको एक ध्यान और देना है, उसके अंदर आपको DAP की मात्रा और FIM सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं। तो 3 से 4 kg प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 kg DAP की मात्रा प्रति 20 मीटर की बेड में डालेंगे। प्लांटिंग करने के लिए हम 60 सेंटीमीटर की प्लांट्स एक बेड में 2 रो लगाते हैं, जिसके अंदर 60 सेंटीमीटर की पौधे से पौधे की लाइन से लाइन की दूरी रहती है और पौधे से पौधे की दूरी हम रखते हैं 35 सेंटीमीटर, जैसा कि दिखा पाएंगे। एक पौधे से पौधे की दूरी
35 सेंटीमीटर रखते हैं। पौध रुपाई की फसल की बढ़वार अच्छी हो, इसके लिए समय समय पर फसल में कुछ खास प्रबंध करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से कार्यों को किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं। मेनली इसमें कुकुम्बर में आपको ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि इसमें वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, क्योंकि जो बेल है वो सीधी लता ऊपर की तरफ चलती है। तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए इसके अंदर आप रस्सी से ऊपर वायर बंधा होता है, जो कि आपका 12 mm या 14 mm का वायर होता है। उसको आपको रस्सी के थ्रू इस बेल लता को उससे बांध देते हैं और ट्रेंड करते चलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक प्रूनिंग का ध्यान रखना होता है। प्रूनिंग मीन्स आपका जैसे जैसे ओल्ड पत्ती होते हैं, एक एक दो लीव नीचे से कट करते हुए चलते हैं। इसके अलावा इसमें अगर दूसरी ब्रांच आती है उसको भी कट कर देते हैं। तो ये प्रूनिंग का प्रोसेस आपका हो गया। इसके अलावा आपका इसमें मेन ध्यान रखना होता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन आपको इसमें देना होता है फर्टिगेशन के थ्रू। तो इसमें आप 100 ppm नाइट्रोजन, 60 to 80 ppm आपका फास्फोरस एंड 50 to 60% ही पोटास की मात्रा ppm के अकॉर्डिंगली इसमें देनी होती है वीकली, एक सप्ताह में एक बार। इसके अलावा आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी इनमें देना होता है, जो 35 ppm के लगभग होता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा आपको उत्पादन लेना है तो NPK 19-19 की अगर 3 से 5 ग्राम की मात्रा सप्ताह में एक बार स्प्रे करते हैं तो इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, हर फसल की भांति इस फसल में भी कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। तो इनकी रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। तो इंसेक्ट की हम बात करते हैं तो इसमें मेनली आपका माइट्स का इसमें ज़्यादा प्रकोप होता है। तो माइट्स के लिए आपको इसमें एक तो इसमें स्प्रे करना होता है डोकोफोल का, के अलावा ओमाइट का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है अगर सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंड की वजह से और मौसम क्लाइमेट वेदर चेंज होने की वजह से डाउनी मिल्ड्यू इसमें मेनली आता है, जिसके लिए आप डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप इसमें मैनकोजेब 2 ग्राम का स्प्रे करके उसको रोका जा सकता है। इसमें आप एक पौधे से लगभग 4 से 6 kg प्रति पौधे से आप इसमें खीरे का उत्पादन ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, अब बनी रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि किसान आम के बागों के प्रबंधन पर तभी ध्यान देते हैं जब उनमें फलन की अवस्था आती है। लेकिन किसान भाइयों, अच्छी क्वालिटी की अधिक फलन लेने के लिए अभी से ही आपको आम के बागों में उचित प्रबंधन करना होगा, तभी आगे चलकर इन बागों में अच्छा फलन होगा। तो इसके लिए आम के फल बागों का प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं भोला प्रसाद पासवान कृषि महाविद्यालय जिला पूर्णिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्य प्रकाश से। और मैं ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि जाड़े के मौसम आ चुकी है और इसमें हम अपने बाग की रख रखाव कैसे करेंगे, स्पेशली आम के रख रखाव कैसे करेंगे। किसान भाइयों, अभी सर्दी के मौसम में आम के बागों में कुछ जरूरी कार्यों को करना होता है, जिससे आने वाले समय में आपको आम के बागों से अच्छा फलन प्राप्त हो सके। तो आप आम के बागों में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, आइए जानते हैं। ऑलरेडी जुलाई के महीने में खाद जो डालने वाली की प्रक्रिया होती है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और उसके बाद क्या होता है, बाग में है जो बहुत ज़्यादा वीड्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घास हो जाते हैं। साथ ही साथ पौधे के ऊपर में छिड़काव करें, जैसे कि अभी उसमें माइट्स लगने की प्रक्रिया हो जाती है और भी बहुत तरह के कीड़े मकोड़े रहते हैं जो कि उस पर रहने से आपको उसके जो टिंग्स जो होते हैं, जो कली निकलती है, उसको डैमेज कर देते हैं, जिसमें कि फूल लगेगी। फूल लगने की प्रक्रिया है वो आम में स्पेशली अक्टूबर नवंबर माह से ही शुरू हो जाती है और यह जैसे दिसंबर जनवरी आएगी ये सुसुप्ता अवस्था में चली जाएगी और जब फरवरी का माह आएगा तापमान बढ़ने लगेगा। अभी हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में आम के बागों में सिंचाई कर देते हैं,
पर आपको अभी आम के बागों में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जिससे आम के वृक्षों में आने वाला फूल या बौर झड़ने लगता है और शाखाओं की बढ़वार हो जाती है। तो किसान भाई, आम के बाग में किस अवस्था पर सिंचाई करें तथा इसी के साथ आप अन्य कार्यों को कब और कैसे करें, आइए जानते हैं। तो अभी से ही उसका प्रबंधन, अभी आम में बिल्कुल ही सिंचाई का हम सिंचाई नहीं करें। हम दो तरह से उसका प्रबंधन कर सकते हैं वीड्स का। एक होता है कि हम केमिकल्स जो डालते हैं, जो ग्लाइफोसेट डाला जाता है, तो ग्लाइफोसेट हम डाल करके, अगर आपका घास बहुत कम मात्रा में है या छोटा छोटा घास है तो हम ग्लाइफोसेट स्प्रे करेंगे। तो पहली जुताई एक बार करेंगे। अगर आपको वीड्स ज़्यादा रहेगा तो हमें वो पूरा अच्छी से साफ़ नहीं हो पाएगा, तो उसको 15 दिन के बाद फिर से एक बार जुताई करेंगे। आम के गाछ के जड़ में जो है उसमें आपको चूना के साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो फंजीसाइड है उसमें थोड़ी मात्रा डाल करके उसकी पुताई कर देंगे। तो जो भी कीड़ा जो आपको जड़ के सहारे जो तना के ऊपर में चला जाएगा वो जाना बंद कर देगा। दूसरी हमें बात आती है, वो सिंचाई की बात आती है। तो जैसे हम उर्वरक का इस्तेमाल ऑलरेडी है जो कि जुलाई माह में कर चुके हैं, हमें अभी कोई सिंचाई नहीं करना है जब तक कि आम में मांजर नहीं लग जाए, कि वो मटर के दाने के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसमें कोई सिंचाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें इसमें जो मेनली जो कीट है वो माइट्स देखते हैं अभी, और इसमें अगर हम उसकी साफ़ सफाई करते हैं तो मैंगो हॉपर जो है आपको जो फरवरी महीने में आ जाता है, उसका भी बहुत रोकथाम प्रोफिलैक्टिक मेजर अभी से ही किया जाता है। इमीडा क्लोरोपिड आधा ml 1 लीटर पानी में डालेंगे। उसके साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो है मात्रा वो 3 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करेंगे। तो आपका जो है आम में जो मंजर आने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से होगी और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसमें कोई कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं होगा। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में गेहूं की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान भाई फसल की अवस्था के अनुसार सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन नहीं कर पाते, जिसके कारण आपको फसल से कम उपज मिलती है। तो गेहूं की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा जिला समस्तीपुर के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी सिंह से। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर ली है उनकी लगभग खेत में फसल खड़ी हुई होगी और 21 से 25 दिन के बीच में वो किसान भाई उसकी पहली सिंचाई करें और उस सिंचाई करने के साथ ही 1-2 रोज बाद उस खेत में जब पैर खड़े होने लगे तब लगभग 65 किलोग्राम यूरिया किसान भाई उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में, ऊपरी वेशन के रूप में दें। अगली जो खाद की मात्रा लगभग 65 किलोग्राम यूरिया और बचती है वो दूसरी सिंचाई करने के बाद फसल में गाभा बनने के समय कुछ टाइम पर दें। किसान भाई इस प्रकार अपने खाद और उर्वरक की मात्रा संतुलित कर सकते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई असिंचित अवस्था में की है या जिनके पास सिंचाई जल की सुविधा नहीं है, वह किसान गेहूं की फसल में उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। जिन किसान भाइयों ने बारानी के रूप में खेती की है, जिनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वो किसान भाई यदि बारिश होती है तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन या 45 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में टॉप ड्रेसिंग कर दें। अभी जिन लोगों ने जिंक बुआई के समय पर नहीं दी है और खेत में फसल में जिंक की कमी नजर आती है तो वो किसान भाई 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 7.25 किलोग्राम भुजा हुआ चूना और 12.5 किलोग्राम यूरिया का 500 लीटर पानी में घोल बना लें और इसको पूरी फसल में स्प्रे करें।
यह व्यवस्था किसान भाई 2 या 3 बार 15 दिन के इंटरवल पर अपना सकते हैं और इससे किसान भाइयों की पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उर्वरक प्रबंधन के बाद बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर आप फसल की किस अवस्था में कितनी सिंचाई करें ताकि इस फसल से आपको अच्छा मुनाफा मिल सके, आइए जानते हैं। अब बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों को मैं एक और विशेष रूप से एक बात बताऊंगा कि जो ये आजकल गेहूं की वैरायटी हैं, जो गेहूं की किस्में, इन सभी किस्मों को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो समय पर बुआई किसान भाइयों ने की है, तो जिन किसान भाइयों के पास केवल एक ही पानी की व्यवस्था है, तो वो किसान भाई जड़ें निकलने के समय पर 21 से 25 दिन के बीच में उस सिंचाई को जरूर करें। जिन किसान भाइयों के पास पूरी फसल में 2 सिंचाई की व्यवस्था है, तो किसान भाई एक सिंचाई जड़ें निकलने के समय पर और दूसरी सिंचाई दूध भरने के समय पर दें। जिन किसान भाइयों के पास 3 सिंचाई देने की व्यवस्था है, वो किसान भाई पहला पानी शीर्ष जड़ें निकलने के पर, दूसरा पानी कल्ले निकलने के समय पर और तीसरा पानी दाना भरने के समय पर दें। जिन किसान भाइयों के पास 4 पानी की व्यवस्था है, 4 सिंचाई वो दे सकते हैं, तो किसान भाई पहला पानी 21 से 25 दिन शीर्ष जड़ें निकलने पर, दूसरा पानी कल्ले निकलने पर, तीसरा पानी दूध भरने पर और चौथा पानी दाना बनने के समय पर दें। लेकिन किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें यहाँ पर कि उनको हल्का पानी देना है, कहीं बारिश और हवा चलने से फसल गिर सकती है। किसान भाइयों, जब फसल में पुष्पन अवस्था चल रही हो तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि उसमें बौछारी यानी स्प्रिंकलर से सिंचाई नहीं करें। पुष्पन अवस्था पर फसल में हल्की सिंचाई बहाव पद्धति से करें। इस प्रकार किसान भाई अपने पानी की, अपनी सिंचाई की व्यवस्था करके अपनी अच्छी फसल ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है कुसियार जिला अररिया से टीकाराम कुशवाहा ने। इनकी बैगन की फसल में फल गलन रोग की समस्या देखने को मिल रही है और यह इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो टीकाराम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, अभी आप अपने परिक्षेत्र पर बैगन की खेती किए हुए हैं और बैगन की खेती में खास करके बैगन के पौध पर फोमोप्सिस ब्लाइट नामक रोग परिलक्षित होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल में तो इस रोग की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन किसानों को इस रोग के लक्षणों की जानकारी नहीं होती, जिससे वो समय रहते इसका नियंत्रण नहीं कर पाते। इसलिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। यह मिट्टी में उपलब्ध यह फफूंद है और पूरे पौध को प्रभावित कर देता है और अंत में यह होता है कि पूरा पौधा सूख जाता है या गल जाता है और यह पहले पत्तियां को प्रभावित करता है और जो फल होते हैं जो मिट्टी में लगते हैं वो फल को भी प्रभावित करता है। इसका सर्कुलर या ग्रे या फिर ग्रे टू ब्लैक कलर का ये धब्बे बनते हैं और फल में यदि ये लक्षण लगेंगे तो पूरे फल को सड़ा देता है और वह गल जाता है। किसान भाइयों, रोग के लक्षणों को जानने के बाद अब बारी आती है इस रोग की रोकथाम की। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। इससे बचने के लिए किसान भाई आपको सर्वप्रथम ये करना पड़ेगा कि जो यदि आप बीज अपने से तैयार कर रहे हैं तो आपको स्वस्थ पौध का ही बीज प्राप्त करना है और जो मिट्टी में आप जिस खेत में आप लगा रहे हैं उस खेत में यदि फोमोप्सिस पूर्व में था तो उसको क्रॉप रोटेट कर देना है, वहाँ आपको नहीं लेना है, बैगन की खेती नहीं करना है। और जो रेसिस्टेंट प्रभेद हैं या जिसमें रोगरोधी किस्में हैं वैसे प्रभेद को आपको लगाना है और उसको आपको और ध्यान देना है। एग्रोसान या कैप्टान एग्रोसान का 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज में उपचारित करके बीजस्थली में लगाना है। यदि आपका लक्षण यदि फील्ड में आ गया तो सर्वप्रथम आपको करना है कि सैनिटेशन माने आपको सफाई करना, जैसे मिट्टी में जो पौध का पत्तियां सटे हुए हैं उसको आपको छटनीग्रस्त करना है, हटा देना है और उस प्रभावित पत्तियां को
दूर खेत में जाकर गाड़ देना है। वो तत्पश्चात आप कैप्टान या फिर ब्लाटॉक्स 50 या फिर डाइथेन M45 इत्यादि इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बनाकर फसल के ऊपर आप उपचारित करेंगे तो निश्चित रूप से यह रोग प्रभावित होने से आपका फसल बचेगा और गुणवत्ता युक्त आपका उत्पाद होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लो टनल पॉली हाउस में नर्सरी तैयार करने की तकनीक एवं इसके लाभ, ईसबगोल की फसल में लगने वाले रोग और उनका नियंत्रण। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।